हेलो बच्चों, आ चुका है तुम्हारा सुपर मास्टर वापस फिर से आज एक नए एग्जाम्स के प्रैक्टिस पेपर के साथ। और उसका नया नाम है भैया CUET। व्हाट इज CUET भाई साहब? तो CUET आपको पता होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और जिसके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। अब वहां पर परसेंटेज वाइज जो एडमिशंस होते थे, उसके अलावा अब ये एंट्रेंस टेस्ट आ चुका है, तो ऑब्वियसली बच्चे इसके लिए भी पूरी तरह से लग चुके हैं। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा अच्छे नंबर के साथ, तभी आपको अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस मिलेंगे, दाखिला मिलेंगे। तो CUET के अंदर आपको पता होगा बहुत डिफरेंट डोमेन्स के पेपर होंगे, जो आपके डोमेन आप चूज करेंगे। लेट्स सपोज मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के सब्जेक्ट, या फिर ह्यूमैनिटी और वॉट एवर यू आर लाइक टू डू इन योर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन ऐसे। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी होता है, लेकिन हमें तो अंडर ग्रेजुएशन के लिए ही देखना है, जो जस्ट बिकॉज आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूंगा वो केमिस्ट्री का पेपर होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर सबसे मतलब मैं बोलूँगा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है साइंस के अंदर। और केमिस्ट्री में भी जो प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 मैं आज लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे हम लोग 4 पेपर लाएंगे, और आई होप कि इस 4 पेपर से आपका CUET का प्रिपरेशन लगभग खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री के एंड से। उसके बाद अगर आप एग्जाम देंगे तो ऑब्वियसली आप कंपैरेटिवली मोर कॉन्फिडेंट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर माय क्लासरूम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले हैं CUET को लेके, और साथ में डिफरेंट लेक्चर्स आते ही हैं IIT, JEE, नीट और अदर फाउंडेशन कोर्सेज के लिए। इनफैक्ट मोटिवेशंस भी आता है फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज what we have in this platform, amazing platform I say, that is my classroom। so जल्दी से फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद एक लाइक बटन भी दबा देना। ऑब्वियसली आगे 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के। फटाफट अपने कॉपी पेन उठा के रेडी कर लो। सारे क्वेश्चंस जब तक मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारा भी सॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो मोस्टली क्वेश्चन सारे के सारे मैंने लिए हैं क्लास 12th के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्जाम्स में भी वहीं से आने वाले हैं। तो वैसे केस में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर तुम्हारे सामने आ चुका है 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, पूछता क्या है वो, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इज। अब जिस बच्चे को थोड़ा सा भी आइडिया है अबाउट सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th, उन्हें बिल्कुल पता होगा कि अगर मैं बॉडी सेंटर्ड दैट इज BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट की बात करूं, तो वहां पे 68% में तुम्हारे एटम्स होते हैं, और जो 32% होता है वहां पर वॉइड होता है, राइट। अगर जैसे बच्चे को दिखा सर परसेंटेज इफिशियंसी पूछ रहा था, 68% मुझे थोड़े बहुत याद आ रहे थे और उसे 68% कर दिया, उसके आंसर गलत हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एटम की ऑक्यूपेंसी नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है बताओ वॉइड कितने होंगे, एम्प्टी स्पेस कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे 100 में से एटम जितने स्पेस को कवर कर रहा है, या जो लैटिस पॉइंट पे बैठे हुए हैं वो जिस स्पेस को कवर कर रहा है, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं 100 में से माइनस करूंगा 68 को, तो ऑब्वियस सी बात है वी विल हैव 32। तो आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा इसका C, दैट इज 32%। तो मेरा आंसर हो गया C, 32%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में से एक है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, और CUET का जैसा नेचर है ऑब्वियसली अभी तक तो जो हमारे पास इनपुट है, जो NTA ने हमारे को इनपुट दिया है, कुछ सिलेबस के बारे में आइडिया दिया है, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी आसान होंगे, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। आंसर इज 32%। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। बेटा ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे हेनरीज लॉ के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि जब आप सोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हेनरीज लॉ आता है। लिक्विड के अंदर गैस के डिसॉल्व होने के फेनोमेना को कौन एक्सप्लेन करता है? हेनरीज एक्सप्लेन करता है। और हेनरीज लॉ के अंदर हेनरी बताता है कि जिसका पार्शियल प्रेशर जिस गैस का ज्यादा होगा, उस गैस के अंदर डिसॉल्व होने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी उस लिक्विड के, राइट। अगर अपन हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां पे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कंपैरेटिवली लोअर हो जाता है, और जिस कारण से क्या होता है, जिस कारण से हमें हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं, हमें कुछ कुछ दिखाई देने लगते हैं जो सच में होते नहीं है, इल्यूजन जिसको आप बोलते हो। तो अगर यहां पर पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन, तो ऑब्वियसली हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होने से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी कम डिसॉल्व होगी। तो मेरा आंसर होगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेरा आंसर होगा बेटा इसमें
बी आंसर होगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर बेटा कुछ लोगों को लग रहा होगा सर पहाड़ों में तो ठंडा होता है तो वहां पे लो टेम्परेचर भी आंसर कर दें, नहीं, प्रेशर बस आंसर करेंगे, लो टेम्परेचर आंसर नहीं करेंगे। लो टेम्परेचर आंसर क्यों नहीं करेंगे बेटा? बिकॉज ऑफ लिक्विड के अंदर गैस का डिसॉल्व होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और लो टेम्परेचर जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस को फेवर करता है। इस कारण से कोल्ड ड्रिंक को हम ठंडे प्लेस पे रखते हैं। तो लो टेम्परेचर तो फेवर करना चाहिए उसको, लेकिन लो प्रेशर जो है वो उसको डिसफेवर करता है, राइट? क्योंकि आपको पता होगा, आप कोल्ड ड्रिंक की भी बात करो तो कोल्ड ड्रिंक को आप एक पर्टिकुलर प्रेशर पे रखते हो जस्ट बिकॉज ऑफ उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकल जाए। ये हमारे अंदर एक सोच होती है जिस कारण से हम उसको एक पर्टिकुलर प्रेशर और लो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखते हैं और हमें फिर कोल्ड ड्रिंक पीने में बहुत मजा आता है, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कोलरॉस लॉ के ऊपर। कोलरॉस लॉ आपको पता होगा, वो बताता है कि नेट जो भी कंडक्टेंस होता है किसी का एट इनफिनाइट डाइल्यूशन दैट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ इंडिविजुअल आयन के कंडक्टेंस, राइट? ये तुम्हारा कोलरॉस लॉ बोलता है। अब यहां पर मेरे पास जो लैम्डा नॉट एम पूछा गया है, मतलब इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूछ रही है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए मुझे किसको किसको जोड़ के किसको घटा देना है, यही बस सोचना है। अगर यहां पर देखा जाए तो NH4OH आया, NH4Cl आया, दो NH4 आ गया, बट मेरे को फॉर्मूला में एक NH4 चाहिए, तो मतलब ये पहला ऑप्शन तो नहीं जाएगा। दूसरे वाले में देखो NH4 आया, Cl आया, NH4Cl हो गया, NaOH आ गया। अब यहां पर मेरे पास एक Na और एक Cl एक्स्ट्रा बच चुका है जस्ट बिकॉज अब मुझे चाहिए NH4OH का, और इन दोनों को ऐड करने से मुझे मिल चुका है NH4Cl प्लस NaOH, मतलब NH4Cl NaOH। लेकिन मुझे चाहिए बस NH4OH का, तो मैं NaCl को माइनस कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। बहुत ही कॉमन सेंस से बन जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में से एक माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिएक्शन? अब सुनना ध्यान से। बोलता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर। आप लोगों को पता होगा, पहली तो बात यहां पर ध्यान रखना बेटा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। नॉट करेक्ट का मतलब बहुत इनकरेक्ट की बात कर रहा है, राइट? बहुत सारे बच्चे करेक्ट कॉन्शियस सब कॉन्शियस में लेके चले जाते हैं और फिर वो करेक्ट ऑप्शन निकालने लगते हैं, उन्हें बहुत सारा ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है तो उन्हें लगता है क्वेश्चन ही तो गलत नहीं है। आपको इसको कॉन्शियसली रीड करना है, ये नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट की बात कर रहा है। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शन नंबर, यस इट इज पॉसिबल। फ्रैक्शन में ऑर्डर हो सकता है, मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ऑर्डर हो सकता है। ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, राइट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, बिल्कुल बात सही है। आपको पता होगा ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली ही निकाल सकते हैं। वह हम उसके कोएफिशिएंट को देख के, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कोएफिशिएंट जो होता है रिएक्शन का वही उसका ऑर्डर बन जाता है, लेकिन वो तब होता है जब वो रिएक्शन क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो या सिंगल स्टेप रिएक्शन हो। जैसे कि तुमने पढ़ रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, तो वहां हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया था, सिंपली पावर बना दिया था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को। लेकिन अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं तो वहां पर भैया हम सीधे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर नहीं बना सकते रेट लॉ के अंदर, राइट? हम उसको एज अ ऑर्डर ट्रीट नहीं कर सकते रेट लॉ के अंदर, तो मुझे ये चीजें एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। अगला है द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज द सम ऑफ द नंबर, sum of the stoichiometric coefficient of reactant in balanced chemical equation for a reaction। अभी जस्ट मैंने बताया stoichiometric coefficient का सम मोलिकुलरिटी देता है, हो सकता है वो ऑर्डर के इक्वल हो नहीं भी सकता है ऑर्डर के इक्वल हो, वो डिपेंड करता है रिएक्शन का नेचर कैसा है। अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो ऑर्डर इक्वल टू मोलिकुलरिटी अपन लेके चलते हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो वैसे केस में हो सकता है इक्वल हो जाए मोलिकुलरिटी के या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के समेशन के ऑर्डर, या नहीं तो डिफरेंट भी हो सकता है, वो हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो राइट, तो वैसे केस में ये सी ऑप्शन मुझे लग रहा है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट नहीं था। चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। बिल्कुल बात सही है, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है तो वैसे केस में वॉट एवर इज द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया Na प्लस Mb और ये तुमको दे रहा है Pc प्लस Qd, तो वैसे केस में अगर मान लो मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर है
तो वैसे केस में मैं अगर लिखता हूं इसका रेट लाओ, तो मैं इसका रेट एक्सप्रेशन अगर लिखता हूं तो रेट इक्वल्स टू के टाइम्स, तो मैं क्या लिखूंगा ए की पावर, बहुत सारे बच्चे यहां एन कर देते हैं, एन मत करना बेटा क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख दिया इसने एलिमेंट्री नहीं लिखा। सर लास्ट ईयर तो इक्विलिब्रियम के अंदर आपने लगा दिया था बेटा, इक्विलिब्रियम हमने क्या कंसीडर कर रखा है, इक्विलिब्रियम के अंदर हमने कंसीडर कर रखा है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। वेराज यहां पर ऐसा नहीं कंसीडर कर रहे अपन, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स लिख रखा है, तो अपन लिखेंगे यहां पर x और b की पावर लिखेंगे अपन y। यहां पर x क्या है तो ऑर्डर ऑफ डिकम आई मीन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, और b y क्या है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, x प्लस y क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। और ये x प्लस y हो सकता है n और m, n प्लस m के इक्वल हो सकता है n प्लस m के इक्वल नहीं हो। बात समझ में आ गई। x और y की वैल्यू फ्रैक्शन, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन इस n और m की वैल्यू ये सब नहीं हो सकती, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि मॉलिक्युलैरिटी जो होती है वो कभी फ्रैक्शन, निगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। कभी किसी का हाफ मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऑर्डर हाफ हो सकता है, ऑर्डर माइनस हाफ भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, ऑर्डर इमेजिनरी नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो वैसे केस में मैं बोलूंगा कि भैया ये बिल्कुल सही था लास्ट स्टेटमेंट कि x प्लस वाई विल बी दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब जो भी इसके कॉन्सेंट्रेशन का पावर है वही उसको ऐड करेंगे तो वी गेट व्हाट, वी गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन में टाइम इसलिए लिया जस्ट बिकॉज ऑफ बेटा ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको बताए, हो सकता है ऐसा ही कोई और क्वेश्चन आ जाए जो थोड़ा बहुत चेंज के साथ आए, तो शायद आप उसको करने के लिए आराम से एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सटेंट ऑफ फिजियोप्शन ऑफ अ गैस इंक्रीज विथ। अब आपको पता होगा दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, ये आपको कहां पढ़ना था, ये पढ़ना था सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, राइट। यहां पर दो तरह के एडजॉर्प्शन, एक तरह का होता है, एक होता है केम एडजॉर्प्शन, एक होता है फिजियोप्शन। केम एडजॉर्प्शन के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फिजियोप्शन के अंदर फिजिकली इंटरेक्शन चल रहा होता है ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एनी काइंड ऑफ अदर इफेक्ट्स, राइट। अब यहां पर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, गैस भागने लगती है, मूवमेंट बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर अगर घटा देते हैं तो गैस उसके ऊपर आके बैठने लगता है, राइट। तो यहां पर पूछता है कि एक्सटेंट ऑफ फिजियोप्शन ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें गैस को बिठाना है तो उसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, एनर्जी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा भैया, यहां पर डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ हम ये प्रोसेस को आराम से कर सकते हैं। और ऐसे भी ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक नेचर का, और अगर एक्सोथर्मिक नेचर का प्रोसेस है तो लोअर टेम्परेचर पे, डिक्रीज इन टेम्परेचर पे प्रोसेस जो होगा वो एक फेवरेबल प्रोसेस होगा। सर ऐसा एक्सोथर्मिक क्यों होता है, एक्सोथर्मिक इसलिए होता है बेटा क्योंकि फिजियोप्शन के बाद कुछ हद तक बॉन्ड्स बन रहे होते हैं जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो चाहे किसी भी तरह का बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा हो तो वैसे केस में भैया प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक अपन लेके चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन रिएक्शंस। तो यहां पर भी अगर हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड होगा, जिस कारण से इससे फिजियोप्शन का जो एक्सटेंट है वो इंक्रीज कर रहा होगा, राइट। तो मेरा आंसर होगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सुटेबल ओर, राइट, द मेटल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ Cu2O विथ। बेटा याद रखना यहां पर कॉपर के एक्सट्रैक्शन के अंदर यहां पर हम लोग यूज करते हैं जो सेल्फ रिडक्शन मेथड यूज करते हैं, और वहां पर कॉपर के ही सल्फाइड और कॉपर के ही ऑक्साइड के बीच रिएक्शन हो रहा होता है, और जिस कारण से आंसर मेरा हो जाएगा सी, दैट इज Cu2S, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो भाई साहब अगर रॉन्ग स्टेटमेंट की बात चल रही है तो बोलता है सिंगल एन, पहले तो सुन लो भैया, रॉन्ग पूछ रहा है, राइट नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना इसका। सिंगल एन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल PP बॉन्ड। मैं आपको बताऊं भैया, अगर सिंगल NN बॉन्ड स्ट्रांग होता तो सिंगल NN बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण नाइट्रोजन भी कैटेनेशन शो करता ज्यादा, लेकिन आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 जो होता है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बन रहे होते हैं, तो इसका ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल है। वेराज फॉस्फोरस के अंदर P2 नहीं होता, आपको जनरली P2 नहीं मिलेंगे क्योंकि P का ट्रिपल बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड में ज्यादा स्टेबल है, राइट। इस कारण से ये P4 शो करता है, ये भी एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी है इसकी।
ये P4 शो करता है और आपने देखा होगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो PP के बीच में ऐसे बॉन्ड बन रहा होता है और यहाँ पे जो तुम्हारा फॉस्फोरस होता है ये क्या होते हैं, ये तुम्हारे ट्राइवेलेंट होते हैं, तीन तीन फॉस्फोरस के साथ एक फॉस्फोरस जुड़ा होता है और जिस कारण से हम इसको P4 स्ट्रक्चर ऐसा बोलते हैं। ये व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है, वैसा ही पॉलीमेरिक फॉर्म होता है इसका ब्लैक एंड रेड फॉस्फोरस, राइट। ये व्हाइट फॉस्फोरस नेचुरल फॉस्फोरस है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल NN बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं होते हैं इसलिए N4 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन N ट्रिपल बॉन्ड N स्टेबल होता है इसलिए N2 एग्जिस्ट करता है। तो पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग होगा भैया, मतलब ये बोलता है कि सिंगल NN बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, नहीं वीकर है, PP बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल था। PS3 को एज अ लिगेंड यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। फॉस्फीन गैस को एज अ लिगेंड यूज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज अब इसके पास क्या है, इसके पास तुम्हारे पास लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुमने पढ़ा होगा। NO2 इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल NO2 पैरामैग्नेटिक होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 + 8 है और जो एक ऑड नंबर है। अगला बोलता है कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन N2O5 इज 4, बिल्कुल बात सही है। नाइट्रोजन अगर पेंटाऑक्साइड की तो आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा होता है, इसीलिए बोल रहा है 4, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ए वाज रॉन्ग। नेक्स्ट अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, अगर आपको रिएक्शन पता होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बोलता है कि ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अ ग्रीन ऑयली कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर, राइट। बहुत जल्दी फट जाता है, एक्सप्लोजिव होता है, करेक्ट है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें अगर देखा जाए तो सिंपल रिएक्शन अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अगर ये रिएक्शन याद नहीं होगा तो तुम ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। मैंने जैसे बताया कि ये रिएक्शन तुमको सपने में नहीं आएगी या तुम्हें पढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो इसमें Mn2O7 का फॉर्मेशन होता है। ऐसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप बहुत सारे रिएक्शंस को अपने मन से नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर आप बहुत सारे रिएक्शन को अपने मन से नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता जो अपने ऑर्गेनिक के अंदर होता है, राइट। तो यहां पर प्रोडक्ट्स को हमें याद करना पड़ता है, इसलिए बोला भी जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बोरिंग केमिस्ट्री है, याद करना पड़ता है, जो सही बात है। तो अपन यहां पर बात करें तो H2O आता है और साथ में तुम्हारा क्या आता है, KHSO4 का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब के सब तुम्हारे फॉर्म होते हैं Mn2O7, यही तुम्हारा वो ग्रीन ऑयली कंपाउंड है जो बहुत ही काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो मेरे पास जो यहां पर आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज 8 का ए, ग्रीन एक्सप्लोसिव कंपाउंड वुड बी Mn2O7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलते हैं करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस। तो मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर लूंगा, आराम से कर लूंगा। वाई? बिकॉज अब मैं देखूंगा भैया इसका नाम तो एमाइन है, इसका नाम क्लोराइड है, राइट। अगर इसको क्लोराइड नहीं यहाँ क्लोरो बोलेंगे जस्ट बिकॉज एज ए लिगेंड बिहेव कर रहा है। तो क्लोरो C से स्टार्ट होता है, एमाइन A से स्टार्ट होता है। पहले मैं लिगेंड का नाम लिखूंगा तो लिगेंड में भी पहले उसका लिखूंगा जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है, राइट। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, तो सबसे पहली बात तो अल्फाबेटिकली पहले आता है एमाइन A, राइट। तो जिस ऑप्शन में C आगे है उसको तो मैं पहले एलिमिनेट कर देता हूं, हमने कर दिया। अब बाकी सब में एमाइन ही है। अब अगला क्लू कहां से मिलेगा मुझे, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो हमें पता है अमोनिया जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है और क्लोरीन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, राइट। तो वैसे केस में Cl2 है तो 2 माइनस है तो Pt के ऊपर +2 रहा होगा। अब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां दिख रहा है मुझे, बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं इसके साथ निकल जाऊंगा। देखो नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है, ना कोई रूल याद करने की जरूरत है। थोड़े बहुत अगर रूल पता है आपको और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन ऑप्शन से ही क्रैक कर दोगे। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टॉलिन रिएक्ट्स विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड। द रिएक्शन इज, अगर आपने पढ़ा होगा फ्रिडल-क्राफ्ट का रिएक्शन, राइट। तो उसके अंदर यही करना था। यहां पर क्या हुआ था, वहां पे यहां पर Cl+, राइट। क्या होता है, FeCl3 Cl2 के साथ आता है और FeCl क्या बनाता है बेटा, Fe के पास क्या है, वैकेंट का d ऑर्बिटल है, राइट। तो वहां पर वो क्या करता है, अपने Cl- को ले लेता है और FeCl4- का फॉर्मेशन करता है और एक क्लोराइड जो क्लोरीन का आयन है, Cl+ आयन है, वो जाके अटैक करता है तुम्हारे टॉलिन के ऊपर। और टॉलिन के ऊपर अटैक करने के बाद Cl+ जो है वो 2 जगह पे जाता है, एक होता है तुम्हारे ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा होता है तुम्हारे पैरा पोजीशन पे, बिकॉज मेटा पोजीशन एक्टिवेट नहीं होता है। तो वैसे केस में अगर ऑर्थो और पैरा पे
जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन CH3 के जो हाइपर कॉन्जुगेशन में है तो वो 2 पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, और जिस कारण से क्या होता है, जिस कारण से वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगना चाहता है, राइट। तो इसने हाइड्रोजन को हटाया, क्लोरीन को ऐड किया। क्लोरीन है क्या यहाँ पे, Cl+ है, और Cl+ मतलब पॉजिटिव आयन है, केटायन है। और केटायन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मतलब आंसर क्या होगा बेटा, यहां पर आंसर होगा बी। कैसे करते थे इसको, तो अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं। FeCl3 में Cl2 डालेंगे आप, तो ये Cl- इसके पास जाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास खाली इस कारण से, तो FeCl4- बनाएगा। और साथ में यहाँ बोल भी रहा है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3, ऑब्वियसली यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, और साथ में बनाएगा क्या बेटा, Cl+ आयन। अब ये Cl+ अटैक इस पे करेगा तुम्हारे टॉलिन के ऊपर, और ये 2 पोजीशन पे अटैक करेगा। कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, तो ये अटैक करेगा ऑर्थो पे और अटैक करेगा पैरा पे, राइट। तो यहां पर चूंकि क्लोरीन प्लस अटैक कर रहा है, दैट इज व्हाई वी से इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि क्लोरीन प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। अब ये क्वेश्चन है बेटा आइसोमेरिज्म का, ऑल्दो अल्कोहल चैप्टर में भी इसको पूछा जा सकता है। तो वैसे केस में क्या करें सर, तो सबसे पहले तो C4H10 ड्रॉ कर लो भैया। C4H10 आपने मतलब 4 कार्बन ड्रॉ कर लो। हमने ये पहला वाला ड्रॉ किया, ऐसा पॉसिबल है। दूसरा इसका आइसो स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, मैंने इसको भी ड्रॉ कर लिया, राइट। अब मुझे OH लगाना है, बिकॉज ऑफ यहां पर अल्कोहल की बात चल रही है। अगर यहां पे अल्कोहल की बात चल रही है तो ऑब्वियसली मुझे OH लगाना है। अब मैं OH कहां कहां लगा सकता हूं, तो मैं OH यहां लगा सकता हूं, पहली पॉसिबिलिटी, ये पहली पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी क्या हो सकती है, इसी के अंदर नॉर्मल के अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो दूसरी हो सकती है भैया मैं OH को यहां लगा दूं। कहां लगा दूं भैया, यहां लगा दूं। और क्या हो सकता है, और कोई भी पॉसिबिलिटी रिपीटेड होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ तुम यहां लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, यहां लगाओगे तो इसी के जैसा हो जाएगा। तो मतलब हम तो यहां पे अब और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या कर सकते हैं सर, तो इसके अंदर मैं एक OH यहां लगा सकता हूं, राइट। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। और आइसो में ही एक और पॉसिबिलिटी क्या है सर, तो आइसो में ही एक और पॉसिबिलिटी है कि मैंने इस OH को इस कार्बन पे लगा दिया, दैट इज मिडल कार्बन, राइट। अब यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा कायरल है। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो यहां पर CH2 लगा है, दो हाइड्रोजन आ गई है, कायरल सेंटर नहीं है, सिमिलर ग्रुप लग गए। यहां पे देखा जाए तो एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ OH है, और बचे हुए पोजीशन पे कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट हैं, एक तरफ इथाइल, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ OH, एक तरफ हाइड्रोजन, सारे के सारे ग्रुप डिफरेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा सेंटर होगा, कायरल सेंटर होगा। तो वी कैन से यहां पर एक मॉलिक्यूल ऐसा मिल चुका है जो कायरल है। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि भैया यहां भी 2 हाइड्रोजन होगा, तो ऑब्वियसली ये भी कायरल नहीं रहा। और यहां पर देखूं तो यहां पर 3 मिथाइल लगे हैं जो सिमिलर ग्रुप हैं, तो ऑब्वियसली ये भी कायरल नहीं होंगे, राइट। ये वाला भी कार्बन कायरल नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास मात्र एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि कायरल है। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैंने ये एज्यूम किया था यहां पर कि आपको पता है व्हाट इज कायरल नेचर। अगला क्वेश्चन है केनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। भैया जिसको केनिजारो का सी भी आता होगा उसको पहली बात तो यही पता होगी कि केनिजारो बोलता है देयर मस्ट नॉट बी एनी अल्फा हाइड्रोजन, राइट। यहां तुम देखो, यहां भी CHO के बाद कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन अल्फा कार्बन है। तो यहां पर अगर हाइड्रोजन होता तो अल्फा हाइड्रोजन होता। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे वाले में अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के बाद वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। यहां पर एक ही कार्बन है तो अल्फा कार्बन की संभावना ही नहीं उठती है। तो ये भी कहने जा रहा तो देगा, ये भी दे सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर्टिकुलर ग्रुप के बाद जो कार्बन अटैच है वो ऑलरेडी क्या है, 4 बॉन्ड बना रखा है। कैसे सर, 1 2 3 और 4। तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन तो है लेकिन डजंट हैव हाइड्रोजन, राइट। तो ये भी दे सकता है कहने जा रहा हूं। लेकिन यहां पे अगर बात किया जाए तो ये वाला अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन अगर अल्फा पोजीशन पे आ जाए तो वैसे केस में वो कहने जा रहा रिएक्शन नहीं देता है। आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा। सिंपल क्वेश्चन है ना। जिसको केनिजारो रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होगा वो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलता है मिथाइल एमाइन रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म। भैया साहब ये याद करो, डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन याद आ रहा है, NaNO2 वाला, बहुत ही सिंपल है, अल्कोहल बनता है कि नहीं।
HNO2 के साथ क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अब यहाँ पर मिथाइल एमाइन है, मतलब क्या है, एक कार्बन है, साथ में एमाइन लगा है, मतलब NH2 लगा है। तो एक कार्बन क्या करेगा, सबसे पहले डायजोनियम फॉर्म करेगा, क्या करेगा बेटा वो, तो CH3NH2 लेगा और उसमें क्या आ जाएगा बेटा तुम्हारा, यहाँ पे HNO2 आएगा। HNO2 आने के बाद क्या होगा, ये तुम्हारा बन जाएगा CH3 और N2+ का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग जाएंगे और हम लोग इसमें क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे। तो हम लोग क्या मिलेगा हमें भाई, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर H2O डालने के बाद भाई साहब ये N2 बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा H+ के प्रेजेंस में, और साथ में क्या बनेगा बेटा, तो साथ में बनेगा तुम्हारा CH3OH। तो मतलब मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें से एक ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी है, राइट। डायजोनियम सॉल्ट के लिए यहाँ पे बैलेंस करने का पहले X- लगा देते हैं और बाद में उसको X को बाहर निकाल देते हैं H के साथ, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल माना जाएगा, इसमें X- और N2+, N2 बाहर निकलता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भाई साहब आंसर हो जाएगा C, 13 नंबर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि न्यूक्लिक एसिड आर दी पॉलीमर ऑफ। अब अगेन ये क्वेश्चन वही बना सकता है जिसके पास क्या हो, जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, जिसके पास थोड़ा बहुत किसका, बायोमोलिक्यूल्स का आइडिया हो, राइट। और बायोमोलिक्यूल के पूरे चैप्टर क्या हैं, पूरी तरह से फैक्चुअल हैं, आपको वो चीजें टर्म्स याद करनी ही पड़ेगी, वो बायोलॉजी का ही एक तरह का चैप्टर है। तो बिना याद किए ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ऑल्दो इसमें सीधा अगर आपको सीधा एक फैक्ट याद है तो आपको पता होगा कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का होता है, उसके पॉलीमर्स मतलब मोनोमर जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो मेरा ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा। ऑल्दो ये चीजें आपको याद होगी तो ही होगा, एग्जाम हॉल में आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं है, ये फैक्ट है, ये याद होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये याद होना चाहिए। चलिए, तो इसमें होता क्या है सर, तो इसमें एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक पेंटोज होता है, एक तुम्हारे फॉस्फोरस का कंपाउंड होता है। तो ये 3 के 3 कंपाउंड रहते हैं, राइट। तो ये इस तरह से बना होता है, लेकिन हमें उतने फर्दर स्टडीज की रिक्वायरमेंट ऐसा सच नहीं है अगर इस क्वेश्चन को करना है। तो इसमें बस सिंपल पूछा था न्यूक्लिक एसिड के अंदर कौन सा पॉलीमर कौन सा मोनोमर होता है, राइट। न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक पॉलीमर है, राइट। तो किसका पॉलीमर है, तो आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स के साथ हम आगे जाएंगे और हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे जाते हैं और पढ़ते हैं। बोलता है भैया अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट हैव विनाइलिक मोनोमर। अब अगेन यहां पर भी अगर आपको नहीं आइडिया होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि विनाइलिक कितने होते हैं, तो भैया 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो विनाइलिक होता है, राइट। अब अगर आपको इस सारे के सारे मोनोमर्स याद नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं क्रैक कर पाओगे। नाइलॉन का आइडिया थोड़ा बहुत लोगों को होता है कि 6 कार्बन के आसपास का रहता है उसके अंदर, राइट। तो अगर 6 कार्बन के आसपास का रहता है और यहां पर हमारे पास 2 कार्बन का है सब कुछ, तो अगर बच्चे के पास हल्का सा भी थोड़ा सा भी ये चीज का हिंट है तो वैसे केस में विनाइल जो है वो तो 2 कार्बन वाला मोनोमर है, राइट। तो वैसे केस में मैं क्या बोलूंगा, मैं नाइलोल के साथ आइडिया में चला जाऊंगा। ऑल्दो अगर मुझे कंफर्म आंसर चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सबके जितने भी यहाँ पे और ऑप्शन है इनके हमारे पास स्ट्रक्चर होने चाहिए, इनके मोनोमर्स के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, राइट। चलिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमॉर्फस सॉलिड, राइट। अब यहां पर अगर देखा जाए तो मैं नॉट ट्रू की बात चल रही है। अगर नॉट ट्रू की बात है, पहले देखते हैं ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेंपरेचर, ऑब्वियसली पॉसिबल। They may become crystalline on keeping for long time, possible. Amorphous solid can be module by heating, possible. But they are anisotropic in nature. भैया हमें पता है कि एमॉर्फस आइसोट्रोपिक होते हैं और क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपिक होते हैं। ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इसकी कि एनिसोट्रोपिक का मतलब होता है कि हर डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपका जो एवरेज फिजिकल एंड ऑप्टिकल ऐसी प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इन सारी प्रॉपर्टीज को हर डायरेक्शन में जाने के बाद हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज मिल रही होती हैं, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी बोलते हैं। वो अमॉर्फस के अंदर होता है और क्रिस्टलाइन के अंदर सारे डायरेक्शन में जाने पे अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिल रही होंगी, इस कारण से उसको एनिसोट्रोपिक बोलते हैं। तो चूंकि एमॉर्फस का एग्जांपल है तो ऑब्वियस सी बात है नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो एमॉर्फस होते हैं आइसोट्रोपिक। एमॉर्फस होते हैं आइसोट्रोपिक मतलब प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, ऐसे प्रॉपर्टी, राइट। तो ये आइसोट्रोपिक होते हैं बट दे हैव गिवन दे आर एनिसोट्रोपिक, मतलब ये गलत है बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर नॉट ट्रू, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर
कंटिन्यूटिंग FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक क्या होगा? तो मुझे बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें, हमें पता है FCC में क्या होता है बेटा, तो FCC के अंदर जो टचिंग कंडीशन होता है उसके हिसाब से ही हम रेडियस को ए के साथ रिलेट करते हैं। तो रेडियस का ए के साथ रिलेशन जो होता है वो टचिंग कंडीशन के ऊपर होता है। तो अगर अपन देखें तो वहां पर होता था 4r = √2a बिकॉज ऑफ फेस डायगोनल अपन लेते थे, राइट। और अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू आ जाएगी 2√2r। अब पहला FCC लिखा है इसके अंदर, और कौन से ऑप्शन में पहले में ही 2√2r है, मेरे को a दिख रहा है। मैं अगला वाला चेक भी नहीं करूंगा और मैं आगे निकल जाऊंगा बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव है। अगले वाले में क्या होता है ये बता देता हूं, बट ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, राइट। तो ये वाला अगला वाला क्या होता है ये बता देता हूं। BCC के अंदर क्या होता है बेटा, तो BCC के अंदर होता है 4r = √3a बिकॉज ऑफ यहां पर अपन बॉडी डायगोनल लेते हैं, राइट। और सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या होता है, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर होता है बेटा 2r = a, क्योंकि एज के लेंथ के अकॉर्डिंग लेते हैं और एज का लेंथ हो जो ऑब्वियसली ए है, और वहां पर 2 एटम बैठे हुए हैं, राइट। वहां पे 2 एटम बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली 2r = a के इक्वल हो, राइट। चलिए, तो ये सिंपल था, तो ऐसे ही अगर आप सॉल्व करेंगे तो मुझे यहां मिल जाएगा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ सॉलिड, राइट, सो डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड, ओके, solute in volatile solvent is। अब बेटा याद रखना, जब कभी भी इक्विलिब्रियम की बात चल रही है तो इक्विलिब्रियम में सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम चल रहा होगा, राइट। सॉलिड को तुम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, तो यहां पर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम चल रहा होगा। अगर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम चल रहा है तो वैसे केस में आपको पता होगा, अगर सॉलिड से लिक्विड बनाओगे तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन बोलोगे, राइट, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बोलोगे। अगर तुम लिक्विड से सॉलिड बनाओगे तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलोगे। और इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके इक्वल हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाए। तो वैसे केस में मेरा आंसर होगा इक्वल टू द रेट ऑफ क्या, क्रिस्टलाइजेशन। तो मेरा आंसर जाएगा सी के साथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगेन तुम्हें इस बात का नॉलेज होना चाहिए। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, राइट। चलिए पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इन ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोमीथेन, सॉरी क्लोरोइथेन। अब सुनो ध्यान से, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन मतलब C2H5Br एंड C2H5Cl। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं ये, और ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन के बीच में जो AA इंटरेक्शन, BB इंटरेक्शन और AB इंटरेक्शन होगा लगभग सेम होगा, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, राइट। दे आर बोथ आर हेलाइड्स, एल्काइल हेलाइड्स। तो वैसे केस में मैं पहली बात तो ये समझ गया भैया ये तो आइडियल सोल्यूशन है, और अगर आइडियल सोल्यूशन है तो फॉर श्योर ये किसको फॉलो कर रहा होगा, रॉस लॉ को फॉलो कर रहा होगा। चलो आगे पढ़ते स्टेटमेंट। मिक्सचर इंटरमोलिकुलर AA-BB टाइप इंटरेक्शन इज नियरली सेम एज व्हाट, AB इंटरेक्शन। और जब भी तुम्हारा ये कंडीशन इक्वल हो जाए, मतलब A इंटरेक्शन इक्वल टू BB इंटरेक्शन इक्वल टू AB इंटरेक्शन हो जाए, तो इसी सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। अगर ये आइडियल सोल्यूशन है तो 100% ये रॉस लॉ को फॉलो कर रहा होगा। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इन इथेनॉल एंड एसीटोन AA और BB टाइप मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन AB इंटरेक्शन। मतलब पहले स्ट्रॉन्गर बेटर था, और जब दोनों को मिक्स किया तो स्ट्रॉन्गर जो इंटरेक्शन है वो पुअर हो गया, तो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ भाग रही है। और थर्ड वाला ऑब्वियसली अगर वीकर हो चुका है AA और या BB इंटरेक्शन AB इंटरेक्शन से, तो वैसे केस में हम बोलेंगे कि ये तो निगेटिव डेविएशन की तरफ जा रहा है। और जब कभी भी डेविएशन होता है तो वो आइडियल बिहेवियर से होता है, और डेविएशन होने के बाद वो कभी भी रॉस लॉ को फॉलो नहीं करता है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, B और C रॉस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वेयर एज A जो है वो रॉस लॉ को फॉलो करता है। तो B ऑप्शन तो बिल्कुल मेरे को सही लग रहा है। ऊपर से पढ़ भी लेते हैं, सॉल्यूशन B एंड C फॉलो रॉस लॉ, बिल्कुल गलत है भाई, डेविएशन है तो B इज निगेटिव डेविएशन। मैंने अभी जस्ट बोला था पॉजिटिव होता है। अगर AB इंटरेक्शन तुम्हारा पुअर हो गया तो पॉजिटिव है, अगर AB इंटरेक्शन अगर वीक स्ट्रॉन्गर हो गया तो वो निगेटिव डेविएशन है, राइट। यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि B विल शो निगेटिव जबकि B विल शो पॉजिटिव, C विल शो पॉजिटिव जबकि C विल शो निगेटिव। तो मतलब ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। ऐसे भी एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होना है,
आई मीन एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है, तो हम इतना दिमाग ना भी लगाए तो चलेगा। एक ही स्टेटमेंट पढ़ा, हमें लगा गलत है तो फिर टिक करके, या सही है अगर सही पूछा है तो हम टिक करके निकल जाएंगे, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ई नॉट सेल एंड डेल्टा आर, क्या लिखा है भैया? तो ये है हीट ऑफ रिएक्शन, राइट। सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई साहब एक बात सुन लो ध्यान से, यहां पर एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या है, बहुत ही सिंपल है भाई, सुनना। जहां भी तुमको दुनिया में डेल्टा डिफाइन मिल गया, चेंज डिफाइन मिल गया, समझ जाना, जहां भी तुमको दुनिया में चेंज डिफाइन मिल गया, चेंज समझते हो, डेल्टा एच देखा होगा, डेल्टा जी देखा होगा, राइट। जहां भी तुमको डेल्टा डिफाइन मिल गया, मोस्टली वो ऐसे होते हैं जहां पर कि आपका एक्सटेंसिव नेचर सामने आता है, और जहां भी तुमको ज्यादा चेंज ना मिले ना, मोस्टली वो इंटेंसिव होते हैं। अब ये ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा ट्रू एंड फॉल्स ऐसा वाला, लेकिन मुझे मतलब मैथ्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा मिला है, तो मैं हमेशा वैसे चला जाता हूँ। ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। ई नॉट सेल हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, किसी मेटल की वो अपनी प्रॉपर्टी है एट अ डिफाइंड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड वन, राइट। वो अपने मेटल की अपनी प्रॉपर्टी है, वो उसकी मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तुम आयरन का 10 किलो ले लो या आयरन का 50 किलो ले लो, अगर उसका ई नॉट डिफाइंड जो कुछ भी है, अगर वो डिफाइंड है तो वही होगा। उसके 50 किलो और 10 किलो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मास पे डिपेंडेंसी नहीं होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। वेयरएज एनर्जी, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करोगे, जब अगर ज्यादा फ्यूल तुम जलाओगे तो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो मतलब मास बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, राइट। तो वैसे केस में मैं यहां पर बोलूंगा कि डेल्टा आर तो भाई एक्सटेंसिव है, राइट, और ई जो है वो इंटेंसिव है, राइट। तो ई नॉट इंटेंसिव है, बट पहले लिखा है दोनों एक्सटेंसिव है, तो गलत हो गया, राइट। करेक्ट पूछा है तो मैं करेक्ट चूज करूंगा। ई सेल एंड डेल्टा जी ऑफ सेल रिएक्शन बोथ आर इंटेंसिव। डेल्टा जी इंटेंसिव नहीं है, ई सेल इंटेंसिव है, वेयर एज डेल्टा जी इंटेंसिव नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे? ये भी गलत हो गया। तीसरा बोलता है ई नॉट सेल इज इंटेंसिव, वेयर एज डेल्टा जी सेल ऑफ सेल रिएक्शन इज एक्सटेंसिव। भैया ई नॉट इंटेंसिव अभी जस्ट बताया था, ये अपनी सोल प्रॉपर्टी है उसकी, अपने आप को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करने की अपनी क्षमता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। तू एग्जाम क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा तेरे क्षमता पे डिपेंड करेगा, राइट। वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, और ना ही तुम्हारे मास पे डिपेंड करेगा। तू मोटा रहे या पतला रहेगा, क्षमता तेरे अंदर है तो तू कर जाएगा। और अगर मान लो पतले होने से ही एग्जाम क्वालिफाई हो रहा होता तो सब लोग पतले हो रहे होते, पढ़ाई क्यों करते? अगर मोटे होने से ही एग्जाम क्वालिफाई होता तो सब लोग मोटे हो रहे थे, पढ़ाई क्यों करते? तो पतला मोटला होने से कुछ नहीं होगा, क्षमता अगर है एग्जाम क्वालिफाई करने की तो कर जाएगा। वैसे ही ई नॉट अगर क्षमता है रिड्यूस और ऑक्सीडाइज करने की, अपनी क्षमता है उसकी, कितने पोटेंशियल पे ऑक्सीडाइज कितने पोटेंशियल पे रिड्यूस हो सकता है, तो वो उसकी अपनी क्षमता है, तो उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वेयर एज ही, अब डेल्टा जी की बात चलिए, डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। एनर्जी क्या होता है भाई? मास पे डिपेंडेंसी होती है उसकी, तो वैसे केस में मैं क्या बोलूंगा? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाहर की प्रॉपर्टी, मतलब बाहर से देख के समझ में आ जाएगा भाई ज्यादा एनर्जी निकलेगी या कम एनर्जी निकलेगी, बट ई नॉट सेल को देख के बाहर से समझ में नहीं आएगा। वो तो मेटल के अपनी नेचर है, आयरन है तो कुछ और होगा, जिंक है तो कुछ और होगा, राइट। अब आयरन ज्यादा है तो कुछ और, कम है तो कुछ और, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा लोगे तो भी वही नॉट डिफाइन होगा, कम लोगे तो भी नॉट वही डिफाइन होगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी वाज करेक्ट। नेक्स्ट है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट फॉर डैनियल सेल, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट इक्विलिब्रियम इन द सेल। भैया देखो, याद देखो ध्यान से, डेल्टा जी वॉज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एन आर टी लॉग, चलो लॉग ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, लॉग क्यू होता था अगर आपको याद हो, और बेस का ई होता था। बिल्कुल बात सही है सर। अब अगर मैं डेल्टा जी को डिफाइन करूँ तो इसको लिखूंगा मैं एन एफ ई, तो ये एन एफ ई था, ये एन क्या था बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी तुम्हारे रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट स्टैंडर्ड, राइट। ये ई सेल ले लो, सेल ले लेंगे अपन, ठीक है भैया, प्लस एन की वैल्यू 1 लेते हैं, नंबर ऑफ मोल तो था ये आर टी, और लॉग क्या हो जाएगा? तो लॉग ऑफ क्यू ले लेते हैं, राइट, बेस का ई। उसके बाद क्या होता है भाई? अगर हमने एनएफ से सबको डिवाइड कर दिया तो ई सेल क्या आ जाएगा? तो ई सेल आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा एक बात और सुनो, करने की इतनी जरूरत है ही नहीं भाई, उससे कम में ही निकाल दूंगा, ऑल तो ऐसे भी निकल जाता, उससे कम में ही निकाल देता हूँ। सर कैसे सर? देखो ध्यान से, यहाँ बोलता है इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो एट इक्विलिब्रियम मुझे पता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? तो एट इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्या होता है भाई? तो एट इक्विलिब्रियम तुम्हारा जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है बेटा? 0 होता है, राइट। और जो Q होता है रिएक्शन कोसेंट, वो Kc के इक्वल होता है।
अगर सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखे हैं तो वैसे केस में अगर मैं यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो कर दो, जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट, राइट, प्लस आर टी और लॉग का के सी बेस का ई। अब उसके बाद क्या करूं, उसके बाद इसको इधर ले आता हूं, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉग का के सी बेस का ई। उसके बाद क्या करूं सर, तो इसमें डेल्टा जी को पुट कर दो एन एफ ई नॉट सेल, तो एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी, उसके बाद लॉग ऑफ के सी बेस का ई, और यहाँ से ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, तो ई नॉट सेल आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर log e बेस का e को मैं 10 में पुट कर देता हूँ, तो 3.30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज हमें पता है अगर मैं log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 2.30 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने वही कर दिया, RT कर दिया और डिवाइड बाय हमने NF कर दिया, और क्या आ गया बेटा, log ऑफ क्या आ गया, KC, और बेस का क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए भाई, तो कौन से ऑप्शन तुमको सही लग रहे हैं देख लो जाके। अगर अपन यहाँ पे सारे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर ई नॉट सेल फॉर डेनियल सेल लिखा हुआ है, तो डेनियल सेल के अंदर आपको पता होगा कि डेनियल सेल क्या होता है, तो डेनियल सेल में आपने देखा होगा Zn और क्या कॉपर के बीच चल रहा होता है ड्रामा, राइट, Zn और कॉपर के बीच में ड्रामा चल रहा होता है। तो वैसे केस में मुझे जो एक ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है वो ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है, तो दैट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ पे माइनस NFE रखते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ माइनस होता है NFE के अंदर, माइनस NFE सेल होता है, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एक ऑप्शन जो मुझे सही दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, क्योंकि ई नॉट सेल 1.1 दे रखा है, डेनियल सेल का होता भी है, क्योंकि कॉपर का होता है बेटा 0.34 और जिंक का होता है 0.77, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.77, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34। जब दोनों को आप जोड़ोगे तो 1.1 ही आता है, और डेनियल सेल में यही यूज करते हैं, जिंक एज एनोड, कॉपर एज कैथोड, ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट और कॉपर SO4 इलेक्ट्रोलाइट, यही यूज करते हैं, राइट। तो मेरा ऑप्शन बी जाएगा। ऑल्दो इस फॉर्मूला में सर n की वैल्यू 2 दे रखी है, कैसे हुआ, तो ऑब्वियसली डेनियल सेल में होता क्या है, तो कॉपर का 2+ प्लस Zn आता है और ये बनाता है Zn का 2+ और प्लस कॉपर बनाता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट जो है रिएक्शन के अंदर वो 2 है, तो n की वैल्यू इसने 2 पुट कर दी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, राइट। और ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल लेंगे अपन, राइट, ये NFE सेल, ये NFE नॉट सेल नहीं, माइनस NFE नॉट सेल लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो भैया एक्टिवेशन एनर्जी जो है हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे काम करें तो वैसे केस में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बोलता है डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, अगर हम रेट कांस्टेंट 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे डिटरमाइन करेंगे तो वहां से हम ये की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑल्दो ये एक स्टेप है, ये एज ए क्वेश्चन क्यों यहाँ पे है, मतलब इतना रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्टेप के तौर पर है, ये स्टेप है कि 2 स्टेप में मतलब 2 तरह से का टेम्परेचर लेके चलेंगे तो अपन उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी क्या होता है भाई, सबको पता है आप लोगों को। कोलिजन थ्योरी में क्या होता है कि 2 तरह के बैरियर्स होते हैं, एक बैरियर होता है एनर्जी बैरियर, दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। अगर एनर्जी बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर, अगर दोनों बैरियर को कोई पर्टिकुलर रिएक्शन सेटिस्फाई कर रहा होता है, उसके मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो वो कोलिजन देते हैं, और जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव कोलिजन के नाम से आता है, राइट। और ये जो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं यही अल्टीमेटली रिजल्ट देते हैं, रिएक्शन बनाते हैं, राइट। अब पूछता है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला देखो स्टेटमेंट नंबर 1, it considered reacting molecule or atom to be hard sphere and ignore their structural feature। बिल्कुल बात सही है। हम यहाँ पर कोलिजन थ्योरी में हम उसके शेप साइज के बारे में बात नहीं करते, हम मानते हैं एक तरह का स्फीयर है जो घूम रहा है हवा, ठीक है। दूसरा बोलता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल बात, जितना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है कोलिजन ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल possessing क्या sufficient threshold energy result into product formation। नहीं, ओनली थ्रेशोल्ड एनर्जी से काम नहीं चलेगा, ओरिएंटेशन भी सही होनी चाहिए। अगर मान लो 2 पर्टिकुलर एटम हैं या मॉलिक्यूल हैं जिसके पास एनर्जी काफी है,
बट एक वहां घूम रहा है और एक वहां घूम रहा है, रिएक्शन होगा। मान लो मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है और तुम्हारे पास सफिशिएंट पढ़ने का मन है, लेकिन मान लो मैं पढ़ा रहा हूं किसी और प्लेटफॉर्म पे, तुम पढ़ रहे हो किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो क्या रिजल्ट होगा? सर उस पे भी तो अच्छे टीचर होंगे। अरे मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मान लो मैं ही वो भगवान हूं जो तुम्हें उस कंपटीशन तक लेके जा सकता हूं। अब बताओ क्या पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। क्यों? मेरे और ओरिएंटेशन इस तरफ है, तुम्हारा उस तरफ है, तो वैसे केस में पॉसिबल ही नहीं। तो एनर्जी होने से बस काम नहीं चलेगा, सफिशिएंट ओरिएंटेशन, आई मीन सफिशिएंट नहीं, राइट ओरिएंटेशन का होना भी बहुत जरूरी है। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा सी। यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने मूव कर दिया है, 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर में बोलता है एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। अब भैया सुनो ध्यान से, एडजॉर्प्शन में अगर याद हो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है अभी जस्ट बताया था मैं, डेल्टा जी इक्वल टू 0। तो डेल्टा जी इक्वल टू होता क्या है? तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी तुमने पढ़ा होगा। जैसे अभी जस्ट दो रिलेशन मैंने बताए पुराने क्वेश्चन के लिए, डेल्टा जी इक्वल टू बताया मैंने, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस क्या क्या एन आर टी एल एन क्यू बताया। वैसे एक और रिलेशन डेल्टा जी का होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मुझे पता है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू भी जस्ट बताया था 0 होती है, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 हो गया, एट इक्विलिब्रियम बात कर रहा हूं। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर ये 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा एच मस्ट बी इक्वल टू टी डेल्टा एस। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है बेटा, एकदम चिल्लर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है विच इज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू फॉर AgI Ag प्लस सोल। अब Ag प्लस सोल है, इसको कोगुलेट कौन करेगा? निगेटिव सोल करेगा। निगेटिव ज्यादा चार्ज अगर होगा उसके पास तो ज्यादा बेटर क्या होगी? उसकी कोगुलेटिंग कैपेसिटी होगी, कोगुलेटिंग पावर होगा। तो वैसे केस में अगर मैं यहां बात करूं तो सबसे ज्यादा निगेटिवली चार्ज कौन है? ये सल्फाइड आयन S का -2 होता है, सल्फेट आयन S का -2 होता है, सॉरी SO4 का -2 होता है, क्लोराइड आयन Cl का -1 होता है, और ये वाला तुम्हारा फॉस्फेट PO4 का 3- होता है। तो ऑब्वियस सी बात है अपन बी के साथ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता चल चुका है ये हाईएस्ट चार्ज है इसके पास, तो इसका कोगुलेशन कैपेसिटी, जो कोगुलेशन पावर, जो भी आप वैल्यू है वो भी क्या होगी, आई मीन पावर जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, राइट। तो ये वाला तुम्हारा बी ऑप्शन के साथ आगे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से कौन सा ऑटो रिडक्शन है। ऑटो रिडक्शन का मतलब होता है सिमिलर कंपाउंड के ही ऑक्साइड और उसके सल्फाइड आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ऑब्वियसली सेल्फ रिडक्शन देते हैं। और सेल्फ रिडक्शन का एक मात्र जो यहाँ पे एग्जांपल मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कॉपर के ही ऑक्साइड और कॉपर का ही सल्फाइड। तो वैसे केस में मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बाकी सब में आप देखोगे कार्बन को यूज किया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज किया गया है, कॉपर 2+ के सामने आयरन को यूज किया गया है। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज कॉपर के ऑक्साइड और कॉपर के सल्फाइड। सिमिलर फैशन में आयरन के ऑक्साइड और आयरन के सल्फाइड भी देते हैं ऑटो रिडक्शन, या फिर इसको अपन बोलते हैं क्या, सेल्फ रिडक्शन, राइट। तो आंसर होगा मेरा डी। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में से एक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन कॉपर ओर इज मिक्स विद सिलिका इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस, ओके, कॉपर मेटे इज प्रोड्यूस्ड, द कॉपर मेटे कंटेन्स। अब देखो बेटा, यहां पर अगर कॉपर मेटे की बात करेंगे पर, तो कॉपर मेटे जो है उसके अंदर हमारे पास कॉपर का सल्फाइड ओर होता है और साथ में तुम्हारे आयरन होते हैं, राइट। तो अगर कॉपर के सल्फाइड ओर और कॉपर के आयरन को यहाँ पर जो फर्नेस में अपन यूज करते हैं वो कॉपर पायराइट होता है, CuFeS2, आपको पता होगा फॉर्मूला इसका कॉपर पायराइट का। उसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें कॉपर का ही सल्फाइड मिलता है और आयरन मिलता है। तो वैसे केस में मेरा आंसर होगा कौन सा, कॉपर के आयरन और कॉपर का सल्फाइड और आयरन का V2, तो कॉपर सल्फाइड 1 दैट इज Cu2S और साथ में FeS मिलता है, राइट। तो अगर अपन बात करें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कॉपर और इज मिक्स्ड विथ सिलिका इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस, राइट। तो बोलता है कि बताओ कॉपर मेटे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बात भाई। कॉपर मेटे क्या कंटेन करता है, तो भाई साहब यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग कॉपर पायराइट को, दैट इज CuFeS2, और इसमें O2 डालते हैं और हम लोग बना देते हैं Cu2S, राइट, और साथ में FeS होता है।
तो अगर अपन देखो यहाँ पे तो Cu2S के अंदर कॉपर जो है वो +1 पर है और FeS के अंदर आयरन जो है वो +2 पर है। तो मेरे पास जो ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है सल्फाइड ऑफ कॉपर 1 एंड आयरन 2। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन में से एक होगा, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन अगेन अगर तुमको याद होगा तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से हमें मैच करना है, तो मैच करने के लिए भैया हमें ध्यान रखना पड़ेगा कुछ बातों का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कुछ फॉर्मूलाज याद होंगे तब तो आपसे तुरंत से बन जाएंगे क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा क्रायोलाइट क्या होता है, अगर क्रायोलाइट के बारे में आपको पता हो तो ये किसका ओर होता है, कैलेमाइन किसका ओर होता है, मेलेकाइट किसका ओर होता है, अगर ये सारी बातें आपको पता है तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और साथ में पेंडुलम में कौन सा मेटल यूज करते हैं, राइट, पेंडुलम के अंदर कौन सा मेटल यूज करते हैं। तो आपको एक बात अगर बताऊं कि पेंडुलम जो होता है उसके अंदर जो टाइम पीरियड निकालते हैं अपन वो होता है 2 पाई इंटू √L/G। तो अगर टाइम पीरियड पेंडुलम की बात करें तो ये 2 पाई इंटू √L/G होता है। अगर L अगर आगे पीछे होगा तो टाइम पीरियड पेंडुलम का भी आगे पीछे होगा, और जिस कारण से बहुत दिक्कत हो जाएगी, सारे के सारे जो कैलकुलेशंस होंगे पेंडुलम के वो गलत हो जाएंगे। इसलिए हमें लेंथ ऐसा रखना होता है, ऐसे मेटल का हमें वहाँ पर रेड चूज करना पड़ता है जिसके लेंथ वेरिएबल ना हो, जो ज़्यादा खींचे ना, जो ज़्यादा मेलिएबल ना हो। तो वैसे केस में मैं निकेल स्टील यूज़ करूंगा, बिकॉज निकेल स्टील के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत ये होती है कि वो अपने लेंथ को बढ़ने नहीं देता है। तो वैसे केस में जो A है वो 2 के साथ जाएगा। मैं यहाँ पर देखता हूँ A2 इसमें है तो मुझे B ऑप्शन दिख रहा है और C ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं A को और D को कट कर दूंगा। अगला बोलता है कि मेलेकाइट क्या होता है। अगर आपको याद हो तो मेलेकाइट जो होता है वो कॉपर के ही हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, ये दोनों और का एक एब्डक्ट कंपाउंड होता है। तो वैसे केस में मैं B को 4 के साथ मैच करूंगा। अगर मैं B को 4 के साथ मैच करूंगा तो मेरे पास जो यहाँ पर आंसर मुझे दिख रहा है वो क्लियरली दिख रहा है भाई साहब, B का 4 एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर B दिख रहा है। बाकी सब ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे पता है कि कैलेमाइन क्या होता है। तो कैलेमाइन यहाँ पर C का 5 इधर ZnCO3 है, और क्रायोलाइट क्या होता है तो एल्युमिनियम का ओर है जिसमें कि फ्लोराइड और सोडियम होते हैं Na3AlF6, राइट। तो ऑप्शन नंबर B जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑन एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू क्लोराइड सॉल्ट कलरलेस फ्यूम आर इवॉल्व, बट इन केस ऑफ आयोडाइड सॉल्ट वायलेट फ्यूम्स कम्स आउट, दिस इज बिकॉज। तो भाई साहब वायोलेट क्या होता है, वायोलेट हमें पता है आयोडीन वायोलेट कलर का होता है। तो आयोडीन के साथ प्रॉपर्टी क्या होती है कि आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज जो HI है वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं क्लोराइड सॉल्ट के साथ करूंगा तो HCl बनेगा, H2SO4 के साथ करूंगा तो HCl का फॉर्मेशन होगा, और HCl कभी भी Cl2 में कन्वर्जन नहीं शो करेगा खुद ब खुद, ये राइट, उसका ऑटो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। वेयर एज अगर HI फॉर्मेशन होगा H2SO4 के प्रेजेंस में अगर किसी आयोडाइड सॉल्ट को डालेंगे तो HI का फॉर्मेशन होगा, और जो HI होगा वो खुद ब खुद क्या बनेगा, HI से I2 और I2 से HI के बीच में एक रिवर्सिबल प्रोसेस तुमने देखा होगा ये बनता है। तो H2 + I2 ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो मतलब ये हो गया कि HI अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये -1 से 0 पे पहुंच जाएगा। तो मतलब HI गेट ऑक्सीडाइज टू I2, और जिस कारण से क्या होता है भैया, वायलेट कलर की गैस बाहर निकलती है, राइट। वेयर एज ये प्रॉपर्टी क्लोरीन के अंदर हमें एज सच यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। तो ऑब्वियसली HI गेट ऑक्सीडाइज टू I2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 को एक एलिमेंट है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। However, bismuth form only one well-characterized compound of +5 oxidation state. Now this question is completely factual. अगर आपको याद होगा तो ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बिस्मथ के फ्लोराइड होते हैं, पेंटाफ्लोराइड, जो इसका सही आंसर है, राइट। और Bi2O3 बनता है। तो यहाँ पर हमें 5 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलने हैं, तो ऑब्वियसली BiF5 के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कंपाउंड ऑफ मैग्नीज रिएक्ट्स विथ हेलोजन एसिड टू गिव ग्रीनिश येलो गैस, मतलब हो गया Cl2 बाहर निकल रहा है। When excess of this gas reacts with ammonia, an unstable trihalide is formed.
मतलब समझ में आ गया कि भाई साहब यहां पर जो Cl2 गैस बाहर निकला था इसने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ। ये बोल रहा है एक्सेस ऑफ सॉरी ये गैस एक्सेस में है, तो आपको पता होगा अमोनिया का रिएक्शन अगर ये एक्सेस में होता है तो बनता है NCl3, राइट, और साथ में HCl का फॉर्मेशन होता है, और वही अगर ये एक्सेस में होता है तो NH4Cl का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं, अगर यहां पर क्लोरीन गैस जो बाहर निकला है वो एक्सेस में है तो इसने NCl3 का फॉर्मेशन किया, तो बोलता है इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कहां से कहां जा रहा है। तो मुझे पता है NH3 के अंदर नाइट्रोजन -3 पर है, NCl3 के अंदर नाइट्रोजन +3 पर है, बिकॉज ऑफ NH3 के अंदर H जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो नाइट्रोजन का स्टेट -3 होगा, वेयर एज NCl3 के अंदर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन का स्टेट +3 होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दैट इज -3 to +3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल X इज +3। ओके, दैट्स अ ग्रेट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, और फिर उसके बाद स्टेट इज Ar3d5, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है दैट इज आर्गन 3d5। बोलता है एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आर्गन का 18 होता है, उसके बाद भी प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 उसने लूज करा था, तो 18 5 23 और +3 26, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड के क्वेश्चंस तो याद करने ही पड़ेंगे, इसके सारे एग्जांपल्स तुम्हें याद होने चाहिए। यहां पर जो मुझे दिख रहा है वो V2O5 और Cr2O3 इज अ वेरी नोन एम्फोटेरिक, बाकी सब एम्फोटेरिक नहीं है, या तो बेसिक हैं या तो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, तो वैसे केस में मैं आंसर करूंगा ए, दैट इज V2O5 एंड Cr2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। अब पहला है कि कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। भाई मुझे पता है कि कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो वैसे केस में वो कभी भी हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? कॉपर प्लस का रिडक्शन ज्यादा बेटर है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन ज्यादा बेटर है, राइट, किससे? कॉपर से। तो वैसे केस में अगर मैं कभी भी कॉपर को H2SO4 के साथ लेके जाऊंगा, लेट्स सपोज यही तुम्हारा एसिड है, तो यहां पर बनता है CuSO4 और साथ में SO2 गैस बाहर निकलती है और साथ में H2O बाहर आता है। मतलब यहां पर कॉपर जो है यह रिड्यूस तो करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज तो करता है, बट हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालता। रिड्यूस किसको करता है? ये सल्फर को करता है, सल्फर +6 से +4 पे पहुंच जाता है, राइट। तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन ये क्या लिखता है? कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, और पूछ रहा था नॉट करेक्ट, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट विच कैन शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली वन एग्जांपल दैट इज ऑस्मियम, मतलब 1 का सी होगा। अब 1 का सी मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं सीधा 1 के सी के साथ चला जाऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोलता है CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज 1800, व्हाट विल बी द CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल। व्हाट इज CFSE बेटा? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी। आप अगर यहाँ पर बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो डेल्टा O होता है, दैट इज अ वॉइड एनर्जी, जो भी उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो होती है कितना? 4/9 टाइम्स ऑफ 4/9 टाइम्स ऑफ 4 सॉरी डेल्टा T होती है 4 हमें डेल्टा T निकालना है, तो डेल्टा T इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। तुमने ये पढ़ा होगा 2/3 के बाद दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2/3 इंटू 2/3 4/9 होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें 4/9 इंटू डेल्टा O दे रखा है 18,000, तो भाई साहब वही कर देते हैं। तो 4/9 टाइम्स ऑफ 18,000 अगर मैं करने जाऊंगा तो 9 2 होगा ये, और मतलब 2000 हो गया, और 2000 इंटू 4 कितना हो जाता है बेटा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी ऑप्शन के साथ मैं मूव करूंगा, 8000 इसके आंसर हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड, राइट, ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। तो आपको पता होगा यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ होता है? जहां पर वो हायर डिग्री कंटेन करता हो या फिर जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन बेटर हो। अब मैं क्लियरली दिख रहा है मेरे को यहाँ पर कि अगर मैं सारे ऑप्शन को चेक करूं तो पहला वाला 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा वाला 2 डिग्री, और तीसरा वाला 1 डिग्री, और चौथा वाला 1 2 3
3 डिग्री अल्कोहल है। तो ऑब्वियसली ये सबसे मेरे को सुटेबल लग रहा है, ऑल्दो मेरे पास कोई मेरे पास एक मतलब मेरे पास कोई एग्जैक्ट मॉलिक्यूल का आइडिया नहीं था, लेकिन मैं इस मैकेनिज्म के बिहाफ पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को दिमाग में रखते हुए अगर मैं कोई आंसर करूंगा तो मैं वो करूंगा जहां पर हायर अल्कोहल में हायर डिग्री के अल्कोहल बन रहे होंगे और 3 डिग्री अल्कोहल इज दी हाईएस्ट वन, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। आपको पता होगा जेम एंड विस दो होते हैं, राइट। विसिनल में क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन पे भी एक क्लोरीन या कोई हेलोजन लगा होता है, तो मैं जाऊंगा 1 2 मतलब पहले पे भी दूसरे पे भी डाइक्लोरो इथेन, राइट। यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन मतलब एक ही कार्बन पे 2 मीथेन आई मीन 2 क्लोरीन लगा हुआ है। इथाइलिडीन क्लोराइड ये भी नहीं हो सकता, एलाइल क्लोराइड ये भी नहीं हो सकता। एलाइल के बारे में पता होगा, एलाइल विनाइल सब आपको पता होगा, एलाइल कौन सा ग्रुप होता है, विनाइल कौन सा ग्रुप होता है, हम उस पर नहीं पढ़ते अभी। ये सिंपल पूछा विसिनल कौन सा होता है, तो विसिनल होता है एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन दोनों पे अगर हेलोजन लगे हो तो उसमें हम लोग विसिनल वर्ड यूज करते हैं, तो शॉर्ट में हम लोग VIC लिखते हैं, राइट। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है ऑन रिएक्शन ऑफ टॉलिन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, राइट। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने भी जस्ट किया था अगर याद हो, फ्रेडल क्राफ्ट के एल्काइलेशन के ऊपर, राइट। तो यहां पर हमें पता है कि तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ। अब फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बेसिकली ये नहीं है, ऑब्वियसली वहां पे CH3+ अटैक करता है, लेकिन ये सिमिलर मैकेनिज्म ही होता है, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि आयरन के प्रेजेंस में अगर मैं इसको बनाऊं तो मुझे Cl+ मिलेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और वो Cl+ जो है 2 पोजीशंस पे जाएंगे, एक तो ऑर्थो पे जाएगा और दूसरा पैरा पे जाएगा। तो ऑब्वियसली मैं ऑर्थो पैरा दोनों के मिक्सचर प्रोडक्ट बनाऊंगा, दैट इज B एंड C, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन में से एक आएगा। नेक्स्ट बोलता है, और ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन इन सनलाइट। याद रखना बेटा, टॉलिन सनलाइट के प्रेजेंस में मोनोक्लोरिनेशन का मतलब है ये तुम्हारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर आपको पता होगा बेंजाइलिक पोजीशन या एलाइलिक पोजीशन, ये ज़्यादा रिएक्टिव पोजीशन, यहाँ पे ज़्यादा यहीं पर जाके ऐड होता है वो रेडिकल, राइट। रेजोनेंस का वहाँ पे बेनिफिट हो जाता है, तो इस कारण से मेरा आंसर होगा बेंजाइल अल्कोहल। वाई, बिकॉज ऑफ वो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है, मतलब सबसे पहले स्टेप में तो क्या बना होगा, तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा बेंजाइलिक पोजीशन है, तो यहाँ पर CH2 के बाद Cl लग गया होगा, और फिर जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये क्या हो जाएगा विथ एक्वस NaOH है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, मुझे एक्वस NaOH लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे पास इस पोजीशन पे जहाँ पे पहले Cl लगा हुआ था वहाँ पे हम OH लगा देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ क्या, SN रिएक्शन। आपको पता होगा SN रिएक्शन क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ SN रिएक्शन जो लास्ट में हमने किया, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको NaOH एक्वस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर Cl- जाके OH- आया है, और वो पोजीशन क्या है, ऑब्वियसली Cl जहां पे रहेगा वहीं तो OH- आएगा, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप किसको, न्यूक्लियोफाइल को, राइट। तो Cl- गया, OH- आया, लेकिन उससे पहला जो स्टेप था उसमें क्या था, ये उससे पहले तो ये CH3 था यहाँ पर, मतलब ये टॉलिन था। अब ये वाला पोजीशन बेंजाइलिक पोजीशन है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम Cl2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNu सनलाइट, तो वैसे केस में जो हमें रिएक्शन मिलेगा वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, और बेंजाइलिक पोजीशन पे ही क्लोरीन का रेडिकल अटैक करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 41 नंबर में इसमें से कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो मुझे पता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, तो सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हाई होगा, तो ऑब्वियसली इसमें सब में OH फिक्स है, तो OH को फिक्स कर दिया आपने, OH फिक्स है सब में, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, बस सिंपली इसका H+ निकाल दो, बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर H+ निकलने के बाद ही सामने आती है। तो सबके ऊपर O- लग चुका है, सबके ऊपर मनी मन O- आपने लगा दिया। अब ये -4 सबसे स्टेबल कहाँ है, उस पर डिपेंड करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है कम है, और ऐसे भी हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है -I और -M के बढ़ने से, बढ़ता है तो ऑब्वियसली तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, अगर +M बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट रहा होता है, राइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दे रहे होते हैं +M वाले, और -M वाले खींच के उसको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ और NO2 ने -M के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया। अगर इलेक्ट्रॉन खींचा ऊपर से रेजोनेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। वेयर एज अगर मैं बात करूं कि इन सब में तो ये +M शो करता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा रेजोनेंस के थ्रू, तो वैसे केस में ये माइनस चार्ज को डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। यहां पर अगर बात की जाए तो मेटा पोजिशन है, तो यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट अपन नहीं देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे अपन इसका ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर -I लग रहा होगा। यहाँ पे NO2 है, अभी मेटा पोजिशन पर है, तो यहाँ
भी माइनस आई लग रहा होगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नो इफेक्ट है, बिकॉज ऑफ कोई पोजीशन पे कुछ भी लगा हुआ नहीं है एक्सेप्ट OH, तो ऑब्वियसली वो तो हमारा डिसाइडिंग ग्रुप है। तो वैसे केस में अगर मैं यहाँ बात करूं तो -m जहां है वो सबसे आगे जाएगा, मतलब 2 नंबर सबसे आगे जाएंगे। अब 2 नंबर एक ही ऑप्शन में सबसे आगे, ऑप्शन नंबर बी, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं 2 सबसे आगे। उसके बाद ये भी -i, ये भी -i, एसिडिक स्ट्रेंथ -i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और -i का स्ट्रेंथ NO2 में ज्यादा होता है कंपैरेटिवली OCH3 से। तो वैसे केस में 4 उससे आगे, 4 जाएगा, फिर 3 आएगा। फिर अगर 1 और 4 की बात करें तो 1 में कोई इफेक्ट नहीं है, और 1 और 5 की बात करें तो 1 में कोई इफेक्ट नहीं है, और 5 के अंदर कोई ऐसा इफेक्ट है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हैम्पर करता है, कम करता है, क्योंकि वो +m इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उसको रेजोनेंस के थ्रू। तो वैसे केस में मैं बोलूंगा 5 सबसे पीछे जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन अकर इन एसिडिक मीडियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+ आयन एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, which of the following product will be formed on addition of water to but1-ine, right, under these condition। तो but1-ine क्या होता है बेटा? तो but1-ine होता है ये CH3, C और H2 लगा दिया, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और H हो जाएगा, ये तुम्हारा but1-ine हो गया। इन्होंने but1-ine ही दिया था। अब हमने इसमें H2O डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये क्या करेगा? तो ये यहाँ पर लेके आएगा वाटर को, OH को लगाएगा, तो तुम्हारा बन जाएगा ये CH3। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे OH अटैक करेगा, OH-, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? तो CH2 C और यहाँ पर बन गया OH डबल बॉन्ड और CH। अब आपको पता ही होगा, टोटोमराइज कर देंगे इसको, राइट। ये तुम्हारा इनोल फॉर्म है, इसे कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। और अगर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास कौन सा एकमात्र ऑप्शन मुझे दिख रहा है जो सही लग रहा है आपको? तो मुझे जो एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे CH2 हो जाएगा, पानी टूटेगा H+ और OH- में, तो ऑब्वियसली H+ यहाँ अटैक करेगा, OH- यहाँ अटैक करेगा। तो वैसे केस में अगर मैं इसको टोटोमराइज कर दूं, अगर इनॉल से कीटो फॉर्म करना चाहूं, तो मुझे कौन सा आंसर मिलेगा? तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, राइट। बहुत सिंपल था, ये इनॉल से हमने कीटो फॉर्म कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। अब एसीटोन और बेंजल्डिहाइड देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से, दोनों से कौन रिएक्ट नहीं करेगा? तो बेंजल्डिहाइड के पास आप देखोगे तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप देखेंगे बेंजल्डिहाइड क्या होता है बेटा? तो बेंजल्डिहाइड ये होता है। अब अगर बेंजल्डिहाइड ये है तो ऑब्वियसली अल्फा कार्बन ये हो गया, अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वैलेंसी चार्ज पूरी हो चुकी कार्बन की, राइट। और वो एक में है एसीटोन में तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, जस्ट बिकॉज ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 अगर देखा जाए तो मेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो वैसे केस में एक में है, एक में नहीं है, और जहां पे नहीं होगा वहां पे फेलिंग सोल्यूशन काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री अमाइन। अब ट्राईथाइल अमाइन नाम से देखिए क्लियर लग रहा है कि भैया 3 डिग्री का मतलब है 3 कार्बन वाले ग्रुप लगे होने चाहिए। तो इधर भी C2, इधर भी C2H5, C2H5 और यहाँ भी C2H5, तीनों तरफ C2H5 लगे, ट्राईथाइल लिखा हुआ है अमाइन। तो मतलब ये कौन तुम्हारा कहाँ है? ये तुम्हारा कौन है? 3 डिग्री अमाइन है। ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं आगे निकल जाऊंगा। नेक्स्ट बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड नॉट बी अ गुड चॉइस टू रिड्यूस एराइल नाइट्रो कंपाउंड। तो बेटा LiAlH4 इन ईथर वुड नॉट बी, बिकॉज ऑफ ये मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं? तो ये मोस्टली हम कार्बोनिल्स के अंदर यूज करते हैं, दैट इज वाई वी गो विथ what LiAlH4 in ether. Next, in the nitration of benzene using a mixture of concentrate H2SO4 and HNO3। तो मुझे पता अगर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेट ले लेंगे तो हमें इन दोनों को मिलाने के बाद जो एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो मिलता है NO2+ का इलेक्ट्रोफाइल। और NO2+ अगर अटैकिंग स्पीसीज है तो ऑब्वियसली आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी, राइट। ये बेंजीन के नाइट्रेशन में यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में जब आपके लास्ट टॉपिक होंगे एरोमेटिक्स, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब हम लोग नाइट्रेशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और HNO3 लेते हैं, जिससे कि NO2+ का फॉर्मेशन होता है और वही फाइनली जाके अटैक करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल्स। बेटा एनिमल्स के लिवर के अंदर जो स्टोर्ड होता है, अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिना फैक्ट के आप इसको याद नहीं बिना फैक्ट दिमाग में रखे आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर कभी भी इस क्वेश्चन में आएंगे तो आंसर तो मेरा ग्लाइकोजन होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लाइकोजन ही वो ऐसा तुम्हारा पॉलीमर है, राइट, पॉलीमर है जो तुम्हारे बॉडी के अंदर है, और यही क्या करता है? ग्लाइकोजन ही तुम्हारे बॉडी के अंदर है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम
टूट जाता है और टूट के हमारे बॉडी को जो इनफ अमाउंट, जितना अमाउंट में हमें चाहिए होता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, राइट। तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज देने के लिए ये ग्लाइकोजन है जो कि लिवर में स्टोर्ड है। अपार्ट फ्रॉम नॉट ओनली हेयर, इनफैक्ट माइंड में भी, राइट, इसके अंदर भी ये स्टोर्ड है, जिस कारण से हमें क्या होता है, हमें इनफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मिल जाता है, राइट। तो ये मसल्स एंड ब्रेन में भी हमारे साथ, मतलब माइंड का मतलब यहाँ ब्रेन है, तो ब्रेन में भी हमारे साथ स्टोर्ड है। तो ये ग्लाइकोजन है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम ये किस में टूट जाता है, ये ग्लूकोज देता है। और ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए पता ही होगा काफ़ी हेल्पिंग है। हम जब कभी भी ऐसा कोई एनर्जी चाहिए होता है बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोलॉजी के स्टूडेंट ज़्यादा बेटर समझेंगे इसको। बायोलॉजी में ग्लूकोज का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन हमारे लिए काम का क्या है कि लिवर में कौन ऐसा चीज़ है जो स्टोर्ड है, तो आंसर है ग्लाइकोजन, ठीक है। चलिए, और ये कहाँ और स्टोर्ड है, तो मसल्स एंड ब्रेन के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मोनोमर यूनिट। जो भी मोनोमर यूनिट यहाँ तुम्हें दिख रहे हैं उससे हम कौन सा पॉलीमर बना सकते हैं, तो याद रखना ये 6 कार्बन का है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पर नाइलॉन 6 इससे फॉर्म कर सकते हैं, राइट। ये 6 कार्बन तुम्हें दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यही मोनोमर होते हैं नाइलॉन 6 बनाने के लिए। तो नाइलॉन 6 बनाने के लिए हम इसी मोनोमर का यूज करेंगे। और वही अगर मैं नाइलॉन 6 की बात करूं तो वहां पर फिर हमें 2 तरह एडिपिक एसिड यूज करते हैं, और साथ में तुम्हारे हम लोग यूज करते हैं हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, राइट। तो हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन के साथ हम लोग एडिपिक एसिड को यूज करते हैं, लेकिन नाइलॉन 6 के लिए हम इसी मोनोमर को कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं, जिससे कि हमारे पास पॉलीमर जो आता है वो कौन सा आता है, नाइलॉन 6 आता है। नेक्स्ट है, कौन सा कंपाउंड दैट कॉजेज जनरल एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिलोंग्स टू क्लास ऑफ। तो बेटा ये अगेन तुम्हारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, जहां पर कि हमें थोड़े बहुत ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये ट्रैंक्विलाइजर के अंदर आता है, तो इसलिए हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे हमें जो कैटेगरी है, क्लास है, वो ट्रैंक्विलाइजर आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें बोलता है कि बताओ कौन सा कॉलम कौन सा मैचिंग सही है। तो इन्वर्टेज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं बेटा, तो ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, सुक्रोज को हम लोग फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं इस एंजाइम को यूज करके। तो ऑब्वियसली मेरे पास जो एक का होगा ऑप्शन, वो एक का ऑप्शन जाएगा तुम्हारे किसके साथ, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। माल्टेज को कहाँ यूज करते हैं बेटा, तो माल्टेज को हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज में हम लोग यूज करते हैं। तो अगर अपन 2 ऑप्शंस यहाँ पे चेक करें, एक का तुम्हारा C है और 2 का तुम्हारा D है। अब 4 ऑप्शन यहाँ पे, 1 का C और 2 का D, मेरे को 1 का D और 2 का C मेरे को 2 में दिख रहा है। 1 का D 2 का C मुझे B में भी दिख रहा है, D में भी दिख रहा है, सब में दिख रहा है, मतलब C में भी दिख रहा है, A में बस नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद जो थर्ड है अगला तुम्हारा पेप्सिन, अगेन ये भी बहुत फेमस है, इसमें क्या है ये, तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स में यूज करते हैं बहुत सारे। अगर आपके पास कॉमन सेंस है, पेप्सिन, पेप्टाइड, देखो माल्टेज, माल्टोज, तो अपन यहाँ पे भी 3 का E कर सकते हैं। अब 3 का E मेरे को कहाँ दिख रहा है, तो 3 का E मेरे को इसमें भी दिख रहा है और उसमें भी दिख रहा है। फिर हम 4 के पास जाते हैं, तो 4 में अगर देखा जाए तो यूरेज क्या करता है बेटा, तो यूरेज यूरिया को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया में। तो ऑब्वियसली मैं 4 के A के साथ जाऊंगा, और 4 का A मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर D। तो मेरा ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही है। और साथ में लास्ट में तुम्हारा जाइमेज है, तो आपको पता होगा जाइमेज को कहाँ यूज करते हैं, तो जब कभी भी किसी, आपने देखा होगा बियर या फिर कोई अल्कोहल बनाने वाली कंपनी है, इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर ये जाइमेज यूज करते हैं, कन्वर्जन करते हैं ग्लूकोज का इनटू इथाइल अल्कोहल। और जो इथाइल अल्कोहल हम मतलब कंज्यूम करने के लिए मार्केट में ऑब्वियसली सिल पैक बोतल में आता है, आपको पता होगा, और जो अच्छे नहीं है ज़िंदगी के लिए, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पर जाइमेज को यूज़ करते हैं एज अ एंजाइम, जो क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ के साथ इसी के साथ 50 क्वेश्चन जो हमारे आज के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन भी मिले होंगे जो तुम्हारे लिए काफ़ी काम के होंगे। और यहाँ पर सब कुछ कवर किया गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, राइट। इन तीनों सेगमेंट को मिला के जो CUET के लिए बेस्ट क्वेश्चन पॉसिबल थे वो आपके लिए लेके आ रहा है माय क्लासरूम। ऐसे ही अनदर 3
और हमने लेक्चर्स लेने हैं जिसमें कि हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करवा रहे होंगे। तो अगर अभी तक नहीं किया हुआ है लाइक सब्सक्राइब तो प्लीज़ अभी भी कर लो भैया। CUET भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपने सुपर मास्टर को ऐसे ही प्यार करते रहो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।